क्या मेरा बिग फोर में सिलेक्शन हो गया? क्या मैंने बिग फोर ज्वाइन कर ली? वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात होने वाली है। सो बिना किसी देरी के अपन वीडियो को शुरू करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Talking about the question which was asked to me in the interview of Big Four or Big Six. So first of all, the main question was tell me about yourself. So I would suggest you that you should have a proper tell me about yourself that would give a good impression on the interviewer. मतलब आपका टेल मी अबाउट योर सेल्फ ऐसा होना चाहिए कि आपको रटी हुई होनी चाहिए। वो 5 लाइन या 6 लाइन वो ऐसी होनी चाहिए जो आपको रटी हुई होनी चाहिए। उसमें आपको नो हेजिटेशन, नो झिकझिक, कुछ भी नहीं है, आपने फ्लुएंटली बोला हो। और हाँ, मैं आपको बता दूं, इंग्लिश रहेगी, मतलब मेन लैंग्वेज आपकी इंग्लिश ही रहेगी। वो भी इंग्लिश में बात करेंगे तो आप भी ट्राई करना कि आप इंग्लिश में बोलो। और आप अगर पूछते भी हो कि हिंदी में बोलना है तो नहीं, वो आपको मना कर देंगे, यू शुड टेल इन इंग्लिश ऑल्सो। सो टेल मी अबाउट योरसेल्फ हो गया। सो अपन बात करें जो इंटरव्यू हुआ था मेरा बिग फोर में, तो उसमें मेरे से क्या क्या पूछा गया था। सबसे पहले एएस से चालू करा गया था। एएस में सबका फेवरेट AS2, वहाँ से चालू करा गया था। मेरे से पूछा था लीफो फीफो और इनमें मतलब डिफरेंस था लीफो फीफो में, और अपनी इन्वेंट्री वैल्यू किस पे करते हैं, कॉस्ट और एनआरवी विच लोअर। उसमें एनआरवी कब लेते हैं, मतलब एनआरवी कब की लेते हैं, मतलब आप ऑडिट करने गए हो, मतलब कोई फाइनेंशियल एंड हो गया उसके आप ऑडिट करने गए हो, तो उसके बाद अपन ऑडिट करते हैं जनरली, कोई फाइनेंशियल एंड होता है। बट आप एनआरवी कब की लोगे, तो एनआरवी अपन 31 मार्च वाली लेंगे। तो ये हो गया AS2। फिर मेरे से पूछा गया था कि आपका कोई फेवरेट एएस होता है, तो सबका फेवरेट AS2 ही होता है। तो मैंने उसको ये बोला कि मेरा भी AS2 ही है। तो बोला नो नो नो, यू शुड टेल मी अनदर वन AS। तो मैंने बताया था AS16 बोरोइंग कॉस्ट। तो बोरोइंग कॉस्ट में उसने पूछा था डेफिनेशन होता था बोरोइंग कॉस्ट की। और फिर बोरोइंग कॉस्ट हो गया, उसके बाद उसने पूछा था मतलब जो बोरोइंग कॉस्ट होता है ना, उसमें एक था टॉपिक, मेरे को रिकॉल नहीं हो रहा बोरोइंग कॉस्ट का। वो हाँ, वो एक्सपेंस और ये सब कि वो एक्सचेंज डिफरेंस है, शायद ये बोरिंग कॉस्ट में आता है एक्सचेंज डिफरेंस, और मेरे को याद नहीं रहा। एक्सचेंज डिफरेंस वाला पूछा था कि उसमें अपन कौन सा अकाउंट डेबिट करते हैं या फिर क्या ट्रीटमेंट रहता है। तो AS16 का ही हो गया था। AS9 का भी मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि है ना अपनी रेवेन्यू कब रिकग्नाइज करते हैं इन केस ऑफ गुड्स और इन केस ऑफ सर्विसेज। ये AS9 का हो गया। AS22 का बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था। अपना AS22 क्या बोलता है, टैक्सेस ऑन इनकम। मेरे से पूछा गया कि अपनी कंपनी को पिछले 3 सालों से लॉस हो रहा है, तो AS22 में आप DTA बनवाना चाहोगे क्या। तो मेरे को याद था कि वो इनकम पे होता है, क्योंकि मेरे को उसके नाम से आता है। तो मैंने बोल दिया कि नहीं, अपन नहीं बनाएंगे, क्योंकि प्रोविजन ही नहीं होता ऐसा, कोई एस डील ही नहीं करता इसके साथ। तो वो बोलता हाँ, इससे मेरा अच्छा इंप्रेशन पड़ा था। इसने सबसे पहले यही पूछा था मेरे से अपने AS22 से, तो इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ा था। और फिर अब इसने ये शिफ्ट कर दिया। फिर आते हैं ऑडिट पे। ऑडिट में उसने मेरे से पूछा था वो 3 रिपोर्ट तो सबकी फेवरेट है, मॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड, और मॉडिफाइड में 3 पार्ट, वो सब ये तो पूछना रहता है। और उसमें मेटेरियलिटी ऐसे 240 एंड कारो का पूछा था। कारो का मेरे से बिग फोर और बिग सिक्स दोनों में मेरे से पूछा गया था कारो का, कि कारो क्या मतलब कारो 2020, और है ना एक क्वेश्चन में से पूछा था कारो 2016 वर्सेस कारो 2020, उसका डिफरेंस बताओ। अब वो तो पढ़ा ही नहीं, तो मैंने सर को बोल दिया था कि नहीं पढ़ा है, तो हमने है ही नहीं, हमारे बुक्स में भी नहीं रहा। तो उनने मेरे से सारे क्लॉजेस के नाम पूछ लिए सारे, कि भाई 21 से शायद 21 या 22 कुछ ऐसे होते हैं। बोले सारे बता, बोला सर सारे तो नहीं आते हैं, मेरे को 5 से आते थे नाम, तो 5 से नाम बता दिए। तो हाँ, मेनली ये क्वेश्चन पूछे गए थे। और कोई क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था क्या, हाँ, एक मेरे से पूछा गया था कि परवेसिवनेस क्या होती है, मतलब वो होता ना कि मेटेरियल और परवेसिव, तो उससे मेरे से पूछा गया कि परवेसिवनेस क्या होती है। और अपने सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जरूरी होता है क्या, यही पूछा था एक। और मिस स्टेटमेंट क्या होते हैं, वो डिफरेंस की भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अपने जो रिकॉर्ड्स में होने चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो। हाँ, तो ऑडिट में इतना पूछा था। इसमें मेरे 30 मिनट हो गए थे फिर सो जैसे ही 10 जनवरी को मेरा रिजल्ट आया था, मेरी एक रेफरेंस थी एक बिग फोर में। मैं अभी किसी भी कंपनी का नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, शायद मेरे को लगता है नाम लेना सही नहीं होगा, क्योंकि आपको आगे जाके पता चल जाएगा। कोई भी कंपनी का मैं कोई भी बिग फोर या बिग फाइव बिग सिक्स किसी का नाम नहीं लूंगा। सो मैं आपको बताता हूँ, मैंने 10 जनवरी को मेरा रिजल्ट आया था, तो मैंने मेरी रेफरेंस थी एक बिग वन ऑफ द बिग फोर में, तो मैंने उसमें वहाँ पे अप्लाई कर दिया था 10 जनवरी को इटसेल्फ ही। तो उसमें सबसे पहला राउंड हुआ था मेरा, शॉर्ट लिस्ट तो मैं ऐसे हो गया था क्योंकि मेरी रेफरेंस थी। तो मेरा पहला राउंड था, 2 इंटरव्यू हुए थे, दोनों 30-30 मिनट के थे। मैं आपको पहले इंटरव्यू के बारे में बताऊं, तो उसमें ऐसा हुआ था कि 30 मिनट का, दोनों इंटरव्यू 30-30 मिनट के थे, वन ऑफ द बिग फोर में। तो पहले पहले इंटरव्यू में ऐसा हुआ था कि आपसे 30 मिनट का इंटरव्यू है, तो अराउंड 12 से 15 मिनट आपसे आपके टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आपने स्कूलिंग कहाँ से करी, स्कूल में कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, या आपका फैमिली बैकग्राउंड, या फिर आपके सिबलिंग्स या पेरेंट, मतलब 12-15 मिनट तो आपसे सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन पूछते हैं।
जैसे आपका आप जो सिर्फ आपसे रिलेटेड ही हो। फिर बच्चे हुए 15 से 18 मिनट में आपसे थोड़ा सा टेक्निकल, मतलब 15 से 18 मिनट में प्रॉपर टेक्निकल रहता है, पर उसमें इतना खास नहीं पूछते पहले राउंड में, मतलब मोटा मोटा टेक्निकली पूछते हैं, इतना डीप में नहीं जाते, या फिर आपको केस स्टडी नहीं देते, मतलब एग्जांपल नहीं देते कि आप इसका बताओ तो ऐसा क्या होगा, ऐसा करो तो ऐसा क्या होगा, ऐसा नहीं। जो आपने इंटर में थ्योरेटिकली पढ़ा है आपने उसमें, तो मैंने बिग फोर में ऑडिट एंड एश्योरेंस लिया था, तो मेरे से ऑडिट और एएस के ही ज़्यादा पूछे थे, ना ही टैक्स का और लॉ वो कुछ नहीं पूछा था। तो वो पहला राउंड तो हो गया था मेरा क्लियर। फिर सेकंड राउंड था मेरा 21 जैन को। 21 जैन वाले में ऐसा हुआ था कि उसमें तो सिर्फ 5 मिनट ही अपना 5 मिनट में टेल मी अबाउट योरसेल्फ हो गया था, बच्चे 25 मिनट सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल रहा था। उसमें केस स्टडी भी थी कि आपका ऐसा हो जाएगा तो ऐसे होगा, अगर कंपनी लॉस में चल रही है तो AS9 के अकॉर्डिंग, वो सब AS22 वो सब पूछा था, और ऑडिट के क्वेश्चन पूछे थे। क्वेश्चन बताऊंगा मैं अभी इंटरव्यू के बारे में बता रहा हूँ, ये सब पूछ लिया। फिर लास्ट के 2-3 मिनट बचे थे, जब उसने मेरे से पूछा था आपको कोई क्वेश्चन पूछना है क्या, तो वहां पे मैंने एक गलत क्वेश्चन पूछ दिया था, जो मेरे को उससे नहीं पूछना, मतलब वो क्वेश्चन मेरे को सेकंड इंटरव्यू में नहीं पूछना था, वो मेरे को या तो फर्स्ट इंटरव्यू या मेरे को पहले HR से क्लियर करना था। उसके चक्कर में मेरा वन ऑफ द बिग फोर में नहीं हुआ। सेकंड इंटरव्यू में आके, मतलब वो लास्ट इंटरव्यू था इटसेल्फ, वो रहता तो फिर थी, पर वो लास्ट का एक क्वेश्चन की वजह से पूरा एस्टेसी हो गई, मतलब जितना भी मेहनत करी एस्टेसी हो गई। एक और मैंने बिग फोर में रेफरेंस लगाया, उसमें सिर्फ ऐसा था मेरे को हाँ बोलनी थी और मेरा हो जाता उस बिग फोर में, ना ही कोई इंटरव्यू, ना ही कोई शॉर्ट लिस्ट, ना ही कोई HR राउंड, एनीथिंग, कुछ भी नहीं था उसमें, सिर्फ मेरे को हाँ बोलनी थी और मेरा हो जाता। तो मतलब इतनी अच्छी रिनाउंड पोस्ट थी, आप समझ सकते हो वो पोस्ट की लेवल कितनी अच्छी होगी। मैं वो भी नहीं बता रहा, अभी कुछ भी नहीं बताऊंगा उसमें। तो दो बिग फोर की बात हो गई। अब मेरे दो बिग, एक में तो नहीं हुआ, एक में पूरा श्योर शॉर्ट था कि हो गया। उतने जब ये सेकंड सेकंड वाली बिग फोर में मेरा हुआ था, उसमें थोड़ा टाइम लगा था मेरे को, 1 वीक का, जब उनसे मैंने बात करी। तो उस 1 वीक में मेरी एक और रेफरेंस थी, वो थी बिग 6 में एक कंपनी थी, उसमें मैंने लगवाया था, मतलब उसका भी नाम नहीं बता रहा मैं अभी। वो विद इन 1 वीक में उसमें सारा हो गया था कि शॉर्टलिस्ट भी हो गया, फर्स्ट राउंड भी हो गया, सेकंड राउंड भी हो गया, तो उसमें मैं सेलेक्ट हो गया था बिग 6 में विद इन 1 वीक में, मतलब टिल 21 जैन I applied in one of the big four, and after between 21 Jan to around 30 Jan, I applied around 27-28 Jan. I applied to one of the big 6, and I got selected in one of the big 6. तो उस वो 1 वीक में मैंने अपनी बिग 6 में सेलेक्ट हो गया था, और अपना वन ऑफ द बिग फोर मैंने आफ्टर 28 मैंने अपनी रिनाउंस, उससे जो रिनाउंस ICAI में अभी पोस्ट रखते हैं उनसे करा के वन ऑफ द बिग फोर में मेरा हो गया था। पर मैंने तीनों को, मतलब दोनों को मना कर दिया। अब आप सबको लग रहा होगा कि कैसा लड़का है, कि मतलब आपके पास बिग 4 का चांस भी आया, बिग 6 का भी चांस आया जाने का, पर मैंने मना कर दिया। वो मैं बताऊंगा, अभी बताऊंगा, पर ये मेरी कहानी थी। मतलब मैंने करा बिग 4 में अप्लाई, मैं सेलेक्ट भी हो गया था जाने के लिए वन ऑफ द बिग 4 में और वन ऑफ द बिग 6 में, मतलब दो कंपनी में सेलेक्ट हो गया जाने के लिए। पर मैंने फिर दोनों को मना करके जयपुर इटसेल्फ में ज्वाइन कर ली। मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ, तो मैंने जयपुर की वन ऑफ द बेस्ट फर्म ज्वाइन कर ली। उसका भी मैं नाम नहीं बता सकता, शायद अभी अच्छा नहीं रहेगा स्टेज पे नाम बताना। सो हाँ, मैंने बिग 4 को मना कर दिया। लास्ट में वो गलत क्वेश्चन मैंने उससे पूछ लिया था, वो क्वेश्चन मैं आपको नहीं बता सकता। वो मैंने बहुत गलत क्वेश्चन पूछ लिया था उससे, तो उसने बोला कि ये आपको नहीं पता होगा कि आप ये अपने पहले जो इंटरव्यू होगा उससे पूछना था, ये आपने कैसे पूछ दिया। तो उसकी वजह से बिग 4 में नहीं हुआ। अगर मैं आपको रीज़न बताऊं कि मैंने बिग 4 बिग 6 में से दोनों में से कोई ज्वाइन नहीं करके एक मिड साइज फर्म क्यों ज्वाइन करी जयपुर में ही, तो मेरा मेन, जब तक मेरा रिजल्ट नहीं आया था, मेरा ये था कि अगर मेरे बहुत ग्रुप होते तो मैं बिग 4 या बिग 4 में ही जाऊंगा। पहले ये था मैं बिग 4 में ही जाऊंगा, कोई इफ एंड बट नहीं था। मेरे को जाना है बिग 4 में, वो था मेरी रेफरेंस है वन ऑफ द मोस्ट, मतलब बिग 4 में, तो मैं वहीं जाऊंगा। मैंने इसलिए पहले रिजल्ट आया जब मैंने बिग 4 ये में ही अप्लाई करा, और ज़्यादा कहीं अप्लाई भी नहीं करा था। बट ग्रेजुअली जब मेरा वन ऑफ द बिग 4 में नहीं हुआ, सबसे पहले वाला में नहीं हुआ वो क्वेश्चन की वजह से, तो मैंने अपने जो मेरे पापा, उनके रिलेटिव, उनके जान पहचान बहुत सारे CA हैं, और मेरे दोस्त के भाई भी वो CA कर रहे हैं, वो भी वन ऑफ द बिग 6 में ही हैं। तो मैंने उन सबसे कंसल्ट करा कि क्या सही रहता है। तो जो मेरे दोस्त का भाई है वो बिग 6 में, तो उससे मैंने साफ पूछा था कि भैया आपकी पढ़ाई मैनेज हो पाती है, तो उन्होंने ऐसा बोला था कि देख, हो जाती है, वरना नहीं होती फिर। क्योंकि सबको पता है कि बिग 4 में थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा रहता है, तो मैनेज करना बहुत भारी होता है। और फिर मेरा फर्स्ट टारगेट तो अभी CA करना ही है, मतलब CA को करना फर्स्ट टाइम में, बाकी जॉब करना है आगे या प्रैक्टिस जो भी रहेगा। तो मेरा फर्स्ट टारगेट तो यही था कि CA करना।
तो फिर मैं, और मेरे को बिग 4 और बिग 6 के लिए मेरे को गुड़गांव जाना पड़ता है यहाँ से। तो कोई भी काम हो तो गुड़गांव जाना पड़ता है वहाँ से। तो गुड़गांव में क्या था कि सारा सेटल करना वापस से, और अकेले रहना, और फिर पढ़ाई को मैनेज करना, सबसे मतलब जो बोलते हैं ना, एक मेन रोल मेरे इस डिसीजन में रहा कि हाउ आई विल मैनेज द स्टडीज विद द लॉट ऑफ वर्कलोड मैनेजमेंट। सो मैंने अप्लाई तो कर दिया, फिर मेरे को दिक्कत ये आई कि सबको मैंने इनको ना बोलने में सबसे बड़ी दिक्कत आई। वो रीज़न तो नहीं बता सकता मैं आपको। मेरे को ना बोलने में सबसे ज़्यादा दिक्कत आई, मेरे को बिग 4 वाले को भी ना बोलने में बहुत दिक्कत आई, और बिग 6 वाले में भी बहुत दिक्कत आई, पर फिर मैंने थोड़ा डिसीजन लेके मैंने यही ज्वाइन कर ली। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मैं काम भी सीखूं, साथ साथ मेरे साथ मेरी पढ़ाई भी चलती रहे। ऐसा ना हो कि मेरे सिर्फ और सिर्फ इस अपने आर्टिकलशिप के चक्कर में मेरी पढ़ाई रह जाए। तो एज अ एज एन एवरेज पर्सन तो मैंने सोचा कि मैं यही करता हूँ कि अपनी मिड साइज फर्म ज्वाइन करता हूँ, जहाँ पे मेरे को सारा काम सीखने को मिलेगा। सो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली इस वीडियो से, सो ज़रूर लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। जल्दी मैं एक Q&A लाने वाला हूँ ऑन द ईव ऑफ 100 सब्सक्राइबर्स। अभी तो शायद 60-70 के अराउंड ही हुए हैं। सो हाँ, सब्सक्राइब करके जाना। बाय।